वेलकम। मैं अजय माथुर आप लोगों का आईए ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्टेट की प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको पेडागोजी और अदर स्किल्स के 50 क्वेश्चन होंगे जो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपको इसमें क्या क्या देंगे। इस सेट में आपको पेडागोजी से 20 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस, साइंस का 5 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 5 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल से 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेट के लिए। चाहे वो अगर कोई बीएड एंट्रांस देना चाहता है, सीटेट देना चाहता है, उसके लिए भी यह बहुत अनिवार्य है। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बताने के पहले बता दें कि इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 2 दे चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखा है वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टडी करने में, एग्ज़ाम निकालने में आसान होगा। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वह क्या करना है, अजय ट्रिक्स कटिहार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चलते रहे। और सवाल शुरू करने से पहले सभी लोग एक कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो देखिएगा, हम कहेंगे आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले आप बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और ये भी बताना है आपको कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसलिए कमेंट लिखना जरूरी है। कमेंट लिखिएगा तभी पता चलेगा आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कमेंट के साथ अपना नाम भी जरूर लिखिएगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है, एक बावर्ची खाना बनाने वाला खाना पकाते समय खाना को चखता है, तो वह डैश के समान है। खाना अगर चखता है तो वह किसके समान होता है? ए सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन, और डी आकलन और सीखना। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका एक का आंसर जो होगा वह आंसर होगा बी। ये जो है सीखने के लिए आकलन है। ये चखता है वो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? डैश है। अभिसारी चिंतक, बी में है अपसारी चिंतक, सी में है बहिर्मुखी, डी में है बहुत परिश्रमी। प्रतिभाशाली शिक्षक क्या है? अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं हम इसका सही आंसर। 2 का आंसर बी होगा, अपसारी चिंतक। क्या होगा? अपसारी चिंतक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। फिल्म में जो दिखाया जाता है हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अगर बच्चे क्या करते हैं, फिल्म में जो हिंसात्मक व्यवहार दिया जाता है उसको लोग सीख सकते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक का पर दिया गया है? ए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी में है जे.बी. वाटसन, सी में है एल्बर्ट बंडूरा, और डी में है जीन पियाजे। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, सही आंसर सी एल्बर्ट बंडूरा। क्या होगा? एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। क्या देखिए क्या है? शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का
जो फैशन शो करते हैं उनका अनुकरण करते हैं, उनके राह पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का अनुकरण को क्या कहा जाता है? एक प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? देखिए सही आंसर है सी, सामाजिक अधिगम। क्या है इसका? सामाजिक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, अगर शिक्षार्थी कोई पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देख लीजिए ए नंबर में, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ए नंबर में है। बी में देखिए क्या है, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। बीच में ही पढ़ाना छोड़ दें, आप कुछ देर बाद जाकर फिर पढ़ाएं। सी में, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में परिचय प्रिंसिपल या हेडमास्टर से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट डी में है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अगर वो गलती करता है क्या करना है शिक्षार्थी को? कि क्लास से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर है आपका ए, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, जहाँ कोई कर रहा है उसको हटाकर दूसरी जगह बैठा सकते हैं ताकि इससे क्या होता है, गलती कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। ब्लूम के टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणा, पठन कौशल, संज्ञात्मक उद्देश्य। सही आंसर बताना है, ऐसा क्या होगा? देखिए ऐसा सही आंसर है डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास का वातावरण के साथ, संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता के साथ, सामाजिक विकास का वातावरण के साथ, संवेगात्मक विकास का परिपक्वता के साथ। बताना है इसका सही मिलान, उचित मिलान क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी, सामाजिक विज्ञान विकास का वातावरण से। सामाजिक विकास का वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ए, योजना में दृढ़ता, बी, शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी, उद्देश्यों की स्पष्टता, डी, शिक्षण का ज्ञान। बताना ऐसा कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, योजना में दृढ़ता। योजना में दृढ़ता जो है वह सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है ए, केंद्र सरकार के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी में है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। सी में है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और डी में है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो आपको बताना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द कौन सा का अर्थ क्या है? तो देखिए सही आंसर क्या है? देखिए उचित सरकारी, बी नंबर, उचित सरकारी दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मैडम चाय खाती है। वाक्य दिया हुआ है मैडम चाय खाती है। इसका सही देखना क्या है? ऑप्शन देखिए ए में अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों के दृष्टि से गलत है। कैसा? अर्थ विज्ञान की दृष्टि से और वाक्य विन्यास की दृष्टि दोनों की दृष्टि से क्या है? गलत है। बी में है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से यह सही है। अर्थ भी सही है और वाक्य भी इसका सही है। सी में कह रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, मैंने वाक्य सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और डी में है
अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ ऐसा गलत है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से अर्थ सही है लेकिन वाक्य इसका गलत है। तो आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैडम चाय खाती है, ऐसा क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये सही है, यह वाक्य आपका सही है। वाक्य में जो होता है देखिए होता क्या है, कर्ता कह सकते हैं, क्रिया होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ये है। जिससे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए किसी वाक्य में, ये चीज आपको है। तो ये क्या है, वाक्य तो सही है लेकिन अर्थ क्या है, गलत है, क्योंकि चाय खाया नहीं जाता है, इसका आंसर इसका अर्थ सही नहीं, इसलिए बोला जाता है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से यह गलत है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं उसको बताना है। ए नंबर में बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। कहने का अर्थ हुआ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वह बिना किसी सहायता से अपने बल पर क्या होते हैं, पूर्ण विकास करते हैं। बी में कह रहा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभव तो अच्छा निष्पादन करते हैं। करने का मतलब करना है कि मानव के लिए किसी भी क्षेत्र में जो असंभव कार्य है उसको कर कर दिखा देते हैं, यह प्रतिभाशाली बच्चे का बात है। नेक्स्ट सी में कह रहा है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। डी में है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं, यह आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। ए एरिक एरिक्सन, बी में चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर और डी में है जॉन ड्वीप। आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक, इसका अर्थ समझिएगा। एकल अभिभावक मतलब माता पिता में से कोई अगर एक हो उसी को बोला जाता है एकल अभिभावक। या तो माता हो बच्चे का या तो पिता हो, कोई एक हो, उसको क्या बोला जाता है, एकल अभिभावक। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए वो देखिए। ए में करा स्थिर और एक रूप वातावरण को उपलब्ध कराना चाहिए, स्थिर और सबके लिए समान वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी में करा इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बाल बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें जो था एकल विभाग के बात को हटा देना चाहिए और सबको एक तरह ही देखना चाहिए। सी में कह रहा है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। और डी में है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, जो होमवर्क दिया था वो कम देना चाहिए। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका होगा बी, इस तत्व को अनदेखा कर देना चाहिए कि उसका एक पिता है, चाहे एक अभिभावक है, दो अभिभावक है, ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ए अभी हाल में ही हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखवाना चाहिए, लिखना। बी में दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। सी में 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करना। और डी में शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या उपयुक्त होगा, क्या गतिविधि इसको दिया जाए अच्छा रहेगा। देखिए इसका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर आपका है बी नंबर, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना देना चाहिए। जो हम पढ़ाया गया है उस पर एक संक्षिप्त विवरण उससे कहना चाहिए लिखने के लिए, करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण और सभी। इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। तो सही आंसर है सभी।
किसी बालक के मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ है, इसका परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। तो देखते हैं 16 नंबर, संवेग क्या है? संवेग प्यार व स्नेह है, बी में क्रोध और भय है, सी में उत्तेजना या भावों में परिवर्तन है, डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है संवेग क्या है। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है। संवेग क्या है? उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, बी में है रुचि, सी में है अनुभव, डी में है जिज्ञासा। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसे देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका डी, जिज्ञासा। क्या आंसर सही इसका? डी, जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालकों में जो अपराधी प्रवृत्ति होती है, इसके विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, बी में अनुशासनहीनता, सी में आर्थिक अभाव, डी में है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर इसका है ए नंबर, परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए क्या? ए में अपने पहनावे पर, बी में अनुशासन पर, सी में व्यक्तिगत अवस्थाओं और समस्याओं पर, डी में है पाठ्यक्रम पर। तो देखिए इसका सही आंसर आपका क्या है? सी, व्यक्तिगत अवस्थाओं पर, अवस्थाओं और समस्याओं पर विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत अवस्थाओं और उनके समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 20, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बी में उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी उसे उपदेश देना चाहिए, डी उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा? बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। अगर असामाजिक व्यवहार कर रहा है, उसका क्या रीजन है असामाजिक व्यवहार करने का, उसका कारण जानना चाहिए। चलिए इस आधार पर आपका पेडागोजी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब आपको लेकर चलते हैं मैथ की ओर। आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। अब तो जो स्टूडेंट आपका हमारे अजय ट्रिक्स कटिहार कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो इस वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, अब से वो सही से देखें और पूर्ण रूप से तैयारी करें, ताकि आपका स्टेट, बीटेट, चाहे वो सीटेट अच्छी तरह से निकल जाए। चलिए इसी मनोकामना के साथ फिर से हम आते हैं मैथ के क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए एक विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बताता है। कोई स्टूडेंट है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बताता है। इसका मतलब कि उसे क्या, ऑप्शन नंबर ए, सूत्र की समझ नहीं है, गणितिक अवधारणा की समझ नहीं है, सी में है जोड़ने या घटाने की समझ नहीं है, और डी में है बहुपद की घात समझ नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका ए, सूत्र की समझ नहीं है। बच्चों क्या है, सूत्र की समझ नहीं है, तभी वो क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, वह माइनस 2ab बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक छात्र एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बराबर एक्स पावर 6 लिखता है। इससे पता चलता है कि उसे ए में गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बी में उसे चर की समझ नहीं है, सी में है उसे अचर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, और डी में है उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। सी में है उसे अचर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है और सी में है चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या है, डी, उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। एक व्यक्ति एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई। क्या था, एक व्यक्ति ने एक रेडियो को बेचा कितना में, 810 रुपये में, इससे उसको 10% की क्या हुआ, हानि हुई। वह इसे 235 रुपये में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की लाभ होगी। 235, 1035 में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। 810 में क्या हुआ, बेचता था तो 10% की हानि हो जाता था। अब उसे 1035 में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं हम पहले। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य जो था 810 रुपया, तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका देखिए क्या है। जैसे हम बताते हैं होल वैल्यू का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं होल वैल्यू का। तो कितना था आपका, पहले हम करेंगे क्या, 10% का हानि है, 810 विक्रय मूल्य, तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 10% का हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं, 10% का होल वैल्यू। तो हम निकालते क्या है, उसको करते हैं क्या, हम 10 बट्टा कर सकते हैं 100 लिखते हैं, 10 बट्टा 100। तो ये 1 0 और 1 0 हम कटा देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो हुआ 1/10 हुआ, 1/10 हुआ। अब देखिए करते क्या हैं, अगर वह हानि में है तो 10 से 1 हटा के लिखते हैं 9/10, 9/10 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर लाभ होता तो हम एक जोड़ के 11/10 लिखते हैं, यही हमारा होल वैल्यू है। होल वैल्यू क्या है, जितना परसेंट कहेगा 10% का 10/100 लिख दिए हैं। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, बचा हमारा 1/10। अब करके देखिए अगर यहाँ पर लाभ होता तो हम 10 में 1 जोड़ के 11/10 लिखते हैं, अगर हानि होता तो कमी होता तो 9/10 होता, ये तो था। लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य क्या, स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब पहले का वैल्यू है, पहले हम लोग खरीदते हैं तब बेचते हैं, इसलिए क्या हमारा होल वैल्यू को उल्टा दिया गया है। अगर यही मान लें विक्रय मूल्य निकालते हैं, डायरेक्ट क्रय मूल्य में 9/10 से गुना कर दे, सही समझिएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, अब विक्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होता क्या करते हैं, क्रय मूल्य गुना होल वैल्यू जो 9/10 आता है वो डायरेक्ट गुना करते हैं 9/10 से। लेकिन हम क्रय मूल्य निकालना है इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, 10/9। अब देखिए क्या करेंगे, 9 से 81 कटाएंगे, कितने बार में, 9 बार में, 1 0 आ जाएगा, गुना 10 कितना हो गया, 900 रुपया। तो 900 रुपया क्या हो गया आपका, 900 रुपया क्रय मूल्य, 900 रुपया क्रय मूल्य। सेकेंड बार जो विक्रय मूल्य बेचा था 1035, लाभ कितना हो जाएगा, 135, 135 क्या आपका लाभ हो गया। अब देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो 30,000 रुपये कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। अगर हम ये 2 0 क्या करा, कटाएंगे तो कट गया। अब 9 से भागा देंगे 135 में, कितने बार में, 15 बार में। तो आंसर क्या होगा आपका, 15% आंसर हो जाएगा। इधर भी सवाल हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संख्याओं के एक समूह का मध्य मान 8.9, माध्यिका 9, तो बहुलक ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि माध्य 8.9 है, माध्यिका 9 है, तो बहुलक ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए एक फार्मूला था वो ध्यान रखिएगा, फिर इसका सही आंसर क्या होगा बता लीजिए तब बताएंगे हम। देखिए माध्य का बहुलक पर आधारित एक आपका फार्मूला है, वो फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले बार 2019 का जो स्टेट एग्जाम हुआ था इसका फार्मूला पूछा था, इसका फार्मूला पूछा था, यही फार्मूला। अगर पिछला बार फार्मूला पूछा था, क्या गारंटी इस बार आपको इस पर सवाल पूछ दे, इसलिए इसको सही देखिएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक निकालना था, 3 गुना माध्यिका था आपका 9 और माध्य था 8.9, तो गया 3 गुना 9 27 और 2 गुना 8.9 17.8। तो घटाने के बाद कितना हो गया 9.2, सही आंसर हो गया 9.2। फार्मूला भी सही से अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं 25।
एक बेलन का वक्रपृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, आधार का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस आधार पर इसका आयतन निकालना है, क्या होगा? तो देखिए बेलन का अगर व्यास, इसको हम लोग 2r बोलते हैं, कितना? 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो क्षेत्रफल बराबर होता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH बराबर कितना हो जाएगा? 1000। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? देखिए ये 2 तो है, पाई है, r का मान 10 और h है। तो अगर हम चाहें तो 1 0 और 1 0 को काट सकते हैं, बचाएं 100, इधर 2, तो 2 से जब 100 को भागा देंगे कितना आएगा? 50, और क्या करेंगे? और पाई को इधर ले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पाई है, 50 बटे पाई हो जाएगा, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, h होता है पाई, r आपका 10 गुना 10 गुना 50 बटा पाई, क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, पाई पाई तो कट गया, बचा कितना? 10 गुना 10 गुना 50, कितना हो गया? 5000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 5000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रीजनिंग का GEJELHOLSQ ... यहाँ क्या भरा आएगा? बताना है यहाँ क्या भरा आएगा, जल्दी बताइएगा इसका यहाँ क्या भरा आएगा। चलिए बताते हैं हम कि देखिए जे का कोड अगर आपको नंबरिंग याद किए हैं तो ठीक है, नहीं याद किया है तो नंबरिंग याद कर लीजिए। जे का होता है 10 एक छोड़ के कितना? 12, कितना? 2 जोड़ दिया, 10 2 12, इसमें 3 जोड़ा 15, ओ इस बार 4 जोड़ा 19, एस इस बार 5 जोड़ेगा 19 5 24 बराबर आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 24 बराबर एक्स हो जाएगा, 24 बराबर एक्स हो जाएगा। तो देखिए 24 बराबर आपका x। अब देखिए e 5 होता है, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23 मतलब w, मतलब एक एक बढ़ रहा है। 10 2 12, 3 15, 4 19, 19 5 24 x, 5 3 8 4 12, 5 17 6 23 w। इस आंसर हो गया आपका डी नंबर x w, एक एक बढ़ रहा है इंक्रीमेंट के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि OSE को 682 कोड लिख के आता है और चेयर को 73456 एवं प्रेज को 961473 कोड किया जाता है तो सर्च का कोड क्या होगा? देखिए S खोजिए, S कहाँ? यहाँ सेकेंड स्थान पर, क्या हो जाएगा? S का कोड X का कोड क्या होगा देख लीजिएगा। चलो देखिए रोज, इसमें निकालना क्या आपको? S का। S देखिए पीछे से दूसरे नंबर पर है, पीछे दूसरे नंबर क्या आपका? 2, तो ठीक है 2 तो सब में है। अब देखते हैं निकालना E पीछे से दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर क्या है? 1 2 1 2 1 2 1 2 3 मिल रहा है। अब देखते हैं A कहाँ है? खोज लीजिए, इसमें देखिए चेयर में तीसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर 4, तो 4 खोजिए, 2 1 4, ये दोनों में मिल रहा है, 2 ऑप्शन छट गया हमारा, 2 1 4। अब आगे देखते हैं R कहाँ है? खोजिए शुरू में 6, तो 6 खोजिए C, इस तरह से C हमारा आंसर सही हो गया। फिर भी मिला लेते हैं C का कोड कहाँ है? पीछे से दूसरा 7 मैच कर गया। अब देखिएगा H का कोड क्या है? 3 आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर आपका आंसर हो गया, सिर्फ खोज के लिखना था। चलिए देखते हैं 28, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि दर्शाए। मतलब किसी घड़ी में अगर 9:30 हो रहा है तो दर्पण में उसका छाया प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में क्या दिखाई देगा, आपको बताना है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। देखिए बनाते हैं इसको, तो 9:30 है, घड़ी की अगर बात करें तो हमेशा हम लोग इसको करते क्या है, ध्यान रखिएगा।
अगर किसी घड़ी की बात कर रहा प्रतिबिंब, अगर दर्पण से घड़ी में जाना हो या घड़ी से दर्पण में जाना हो, हमेशा आप क्या कीजिएगा 11:60 से घटाएंगे। कितना से घटाइएगा आप? हमेशा 11:60 से इसको घटाइएगा। 11:60 से जैसे घटाइएगा आप, कितना घटाना है हमको? 9:30 घटाना है। देखिए 9:30, 11:60 से हमेशा घटाते हैं। 11:60 से जैसे घटाइएगा 9:30 कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारा कितना 2:30 आंसर सही होगा। कितना? 2:30 सही होगा। हमेशा 11:60 से घटाते हैं। क्या दर्पण से आपको जाना हो घड़ी में या घड़ी से दर्पण में, क्या करेंगे? हमेशा 11:60 से घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2:30 ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में। यदि कल से पहला दिन सोमवार था, कल से पहला दिन सोमवार था, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा बताना है। देखिए कल से पहला दिन सोमवार था, कल से पहला दिन कब से? मंगलवार। कल कौन दिन? आज अगर आप किसी को सोमवार मानते हैं तो कल कौन सा? मंगलवार। क्योंकि कल से पहला दिन, मंगलवार से पहला दिन, आज की बात कर रहा है, आज सोमवार है तो कल क्या? मंगलवार। कर कल से पहला दिन सोमवार है तो अगले दिन, मंगलवार से अगले दिन क्या होगा? बुधवार के बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, क्वेश्चन कर रहा था कल से पहला दिन, कल कौन सा? मंगलवार से पहला दिन, आज पर आ गया सोमवार। अब कह रहा था सोमवार है तो अगले दिन के बाद, आज से अगले दिन, तो अगले दिन के बाद कब? मंगलवार से तो अगले दिन के बाद, मंगलवार से एक दिन के बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार। आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां तथा बताइए कि उस क्रम से नीचे से कितना होगा। यह रैंकिंग का सवाल है। अगर टोटल दिया हुआ है, एक छोर दिया है, दूसरा छोर मांग रहा है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं देख लीजिए। फॉर्मूला होता है टोटल बराबर a + b - b। a हो गया एक छोर, b हुआ दूसरे छोर -1, क्योंकि बीच में जो होता है उसको 2 बार काउंट किया जाता है। टोटल नीचे 40, a 25, b 20, b मान लेंगे 1, 25 में 1 घटाएंगे 24। अब क्या 24 को इधर ले चल जाएंगे, b 1 सारा जाएगा, 40 में 24 16। आंसर हो जाएगा आपका D 16। चलिए ये तो इस तरह आपका मैथ समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। चलिए साइंस का क्वेश्चन देखने के पहले थोड़ा सा फिर से विराम की ओर, और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और देखिए अगर आपको कोई कितना क्वेश्चन बनाते हैं उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये कैसा आपका वीडियो लगा, किस तरह का क्वेश्चन है ये भी आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर जो होता है उसको किस अदर नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडार्मा, ल्यूकेमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए इसको ब्लड कैंसर को हम लोग किस नाम जानते हैं? ल्यूकेमिया। देखिए जब पैथोलॉजी में कोई जाता है, किसको ब्लड कैंसर होता है, पैथोलॉजी में ब्लड कैंसर लिख के आपका नहीं देता है, वो देता है आपको ल्यूकेमिया लिख के ही देता है। ये ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या हो गया? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अम्ल का स्वाद होता है। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स बीमारी में कैपिटल डी का क्या तात्पर्य है? डी का फुल फॉर्म क्या है? डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, डिसएबिलिटी। तो डी का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा? तो डी का फुल फॉर्म क्या होगा? सी नंबर डिफिशियंसी। आगे क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? रेबीज, कैंसर, टेटनस, मलेरिया। तो बताना है बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग है सी, टेटनस। टेटनस रोग जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 35। एक वयस्क मनुष्य में
ब्लड की औसत मात्रा होती है कितना, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर का सी 5 से 6 लीटर होता है। चलिए अब देखते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन, देखते हैं सोशल साइंस का। अब हम साइंस का क्वेश्चन चलते हैं 31 में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा ब्लड कैंसर को किस नाम से, ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिया, सी हेमोफीलिया, सी है डी है सिकल सेल एनीमिया। इसका सही आंसर बताना है क्या है, इसका सही आंसर है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर का दूसरा नाम कहते हैं, क्योंकि जब पैथोलॉजी में जाते हैं तो जो वहाँ पर लिख के जो देता है डॉक्टर, जो पैथोलॉजी वाले, वो ब्लड कैंसर लिख के नहीं देता है, क्या देता है, ल्यूकेमिया लिख के देता है, मतलब ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है, अम्ल स्वाद आपका खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का देखिए 33, एड्स बीमारी में डी का, कैपिटल डी का तात्पर्य क्या है, कैपिटल डी का पूरा नाम क्या है, डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, डिसएबिलिटी। क्या होगा सही आंसर इसका, देखिए इसका सही आंसर होगा सी डिफिशियंसी होगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है बताइएगा, बैक्टीरिया से रेबीज, कैंसर, टेटनस, मलेरिया, कौन सा रोग होता है इसका, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया सबका हो जाता है, टेटनस जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एक वयस्क मनुष्य में ब्लड की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका सी 5 से 6 लीटर। एक मनुष्य वयस्क मनुष्य कितना 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के पास संयुक्त रूप से। तो आइएगा नागरिकता प्राप्त करने का शर्त किसके पास रहता है, यह संसद के पास, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया था, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, डी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न से कौन सी रबी फसल नहीं है, सरसों, चावल, गेहूं, चना। रबी फसल नहीं है, देखिएगा बी नंबर चावल, चावल रबी फसल नहीं है, बल्कि सरसों, गेहूं, चना क्या है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अत्यंत सूक्ष्म करने वाली मिट्टी है, दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिका मिट्टी। बताना है अत्यंत सबसे छोटे कण वाला कौन सी मिट्टी है, तब आंसर हो जाएगा डी चिका मिट्टी, इसी को हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 40, चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक। बताना है चाणक्य किसके सलाहकार थे, तो ये क्या आंसर हो गया ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य प्रधानमंत्री एवं पुरोहित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ट्रेडिशनल से, मसूरी किस राज्य में स्थित है, ए उत्तरांचल, बी हिमाचल, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। बताना इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ए उत्तरांचल, जिसे हम लोग उत्तराखंड भी कहते हैं। मसूरी जो है पर्यटक स्थल है, कहाँ है, उत्तरांचल, उत्तराखंड में स्थित है। 42, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट, वीरभूमि, समता घाट, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ, जल्दी बताइएगा, सही आंसर आपका डी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी समाधि स्थल शक्ति स्थल है। 43, गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन, टमाटर उत्पादन, अंडा उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। बताना है इसका गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो सही आंसर होगा ए आलू उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन का नया नाम क्या है, कोच्चि, चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर। ठीक है, कोचीन का नया नाम क्या होगा आपका, कोच्चि, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विधवा विवाह की शुरुआत किसने किया है, विलियम बेंटिक, बेनिटो मुसोलिनी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताना है आपको कि विधवा विवाह की शुरुआत किसने की थी। चलिए इसका सही आंसर होगा सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इस तरह से आपका ट्रेडिशनल समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपको करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांडों की लड़ाई, बी में जूडो कराटा, सी में क्रिकेट, डी में हॉकी। बताना है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सही आंसर होगा ए सांडों की लड़ाई। नेक्स्ट 47, फ्रेंच ओपन किस खेल से संबंधित है, टेनिस, टेबल टेनिस, गोल्फ, बेसबॉल। बताना है फ्रेंच ओपन जो है
किस संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। किससे? ए नंबर टेनिस। इसे हम लोग लॉन टेनिस भी कहते हैं। तो ये टेनिस में कह सकते हैं, लॉन टेनिस में 4 मुख्य तरह का गेम होता है। एक होता है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। 4 जो होता है टेनिस का महत्वपूर्ण गेम्स टूर्नामेंट होता है। चलिए 48, HTML कंप्यूटर से HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, हाईटेक मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक मेकअप लैंग्वेज। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा HTML का पूरा नाम जो है सी नंबर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे हाइपर, टी से टैक्स, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज, ये जो है HTML का पूरा नाम है। 49 कंप्यूटर से ही एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन, एक्सेल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, हम सेव करते हैं उसमें एक्सटेंशन क्या होता है? ए डॉक होता है, डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट पीपीटी होता है, डॉट ईएक्सई होता है। बताना है एक्सेल का आपका एक्सटेंशन क्या होता है? बी डॉट एक्सएलएस। जब एक्सेल को सेव करेंगे तो वहाँ देखिएगा लास्ट में आपको डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सी कर्नल अमन आनंद, डी लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह कलेर। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर बी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। चलिए आपका ये समाप्त हो गया। आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा ये आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी लिखिएगा, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। तब तक के लिए हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट 4 में फिर मिलेंगे बाद में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।